नमस्कार। अच्छा, अगर कोई ऑनलाइन सेलर है तो वो इस बात को समझेगा। सेल्स के नंबर बढ़ते देखकर एक अलग ही खुशी होती है ना? पर एक मिनट, क्या वो बढ़ती हुई सेल्स बैंक अकाउंट में भी दिख रही है? ज्यादातर मामलों में जवाब होता है नहीं। तो आज हम इसी सेल्स के माया जाल को तोड़ने वाले हैं और ये जानेंगे कि असली सस्टेनेबल प्रॉफिट आखिर कमाया कैसे जाता है। यही तो वो सवाल है जो हर ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर को परेशान करता है। मतलब प्रोडक्ट्स तो बिक रहे हैं, रेवेन्यू का ग्राफ भी ऊपर जा रहा है, लेकिन महीने के आखिर में हाथ में कुछ नहीं बचता। सवाल ये है कि आखिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? और बस यहीं पर जो स्मार्ट सेलर्स होते हैं ना, वो बाजी मार ले जाते हैं। तो आज हम अपनी सोच को बदलेंगे, सिर्फ सेल्स बढ़ाने से फोकस हटाकर हर एक सेल पर प्रॉफिट कमाने पर लाएंगे। सच कहूं तो यही इस पूरी बातचीत का कह सकते हैं मूल मंत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम, सेलिंग प्राइस से आगे देखना। देखिए, सेलिंग प्राइस तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। असली खेल वो तो छिपे हुए खर्चों में है। चलिए आज उन्हीं को उजागर करते हैं। अच्छा, प्रॉफिट की परिभाषा वैसे तो बहुत सीधी सादी है। जो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है उसमें से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। जो बचा वही है असली मुनाफा। अब ये फॉर्मूला सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन असली चैलेंज वो इसके दूसरे हिस्से में छिपा है। तो सवाल ये उठता है कि ये टोटल कॉस्ट आखिर है क्या? और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। देखिए, टोटल कॉस्ट का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने का खर्च बिल्कुल नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। सोचिए, टोटल कॉस्ट एक आइसबर्ग की तरह है। जो ऊपर से दिखता है वो है सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने का खर्च, लेकिन पानी के नीचे जो असल में बिजनेस को डुबो सकता है, वहां छिपे हैं शिपिंग, पैकेजिंग, अमेज़न या फ्लिपकार्ट का कमीशन, एडवर्टाइजिंग का खर्च और सबसे जरूरी आरटीओ यानी रिटर्न टू ओरिजिन। ये वो ऑर्डर्स हैं जो कस्टमर तक पहुंचे ही नहीं और वापस आ गए, और इसका पूरा खर्च भी सेलर को ही उठाना पड़ता है। खतरनाक है ना? ठीक है, बहुत थ्योरी हो गई। अब इसे एक्शन में देखते हैं। चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये पूरी कैलकुलेशन असल में होती कैसे है। तो मान लेते हैं एक सेलर है जो अमेज़न पर एक प्रोडक्ट बेच रहा है। अब देखिए, प्रोडक्ट खरीदा 400 रुपए में, उस पर 60 रुपए लगे शिपिंग के और 20 रुपए पैकेजिंग के। ठीक है, फिर अमेज़न ने अपना 150 रुपए कमीशन ले लिया और उस एक सेल को लाने के लिए विज्ञापन यानी एड्स पर 100 रुपए खर्च हो गए। तो अब इन सबको जोड़िए, कुल लागत कितनी बनी? 730 रुपए। अच्छा, तो सेलर ने इस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस रखा था 999 रुपीज। तो अब हमारे पास दोनों जरूरी नंबर आ गए हैं, सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट। तो 999 रुपए में से 730 रुपए गए तो बचे कितने? सिर्फ 269 रुपए। सोचिए, रेवेन्यू दिखा रहा है लगभग 1000 रुपए, लेकिन जेब में आए सिर्फ 269 रुपए। कितना बड़ा फर्क है ना? और यही वो नंबर है जो असल में मायने रखता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सिर्फ प्रॉफिट का अमाउंट जानना काफी नहीं है, हमें उसकी ताकत को समझना होगा। तो अब बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की, जो किसी भी बिजनेस की सफलता का असली पैमाना है। प्रॉफिट मार्जिन सीधे शब्दों में ये बताता है कि सेलिंग प्राइस का कितना % हिस्सा असल में प्रॉफिट है। इसे निकालना भी आसान है। प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस से डिवाइड करें और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हम अपने पिछले उदाहरण को देखें तो ये बनता है 269/999 इंटू 100, यानी करीब 26.9%। और आपको बता दूं, ये एक बहुत अच्छा नंबर है। क्यों? क्योंकि आमतौर पर अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर सेलर्स के लिए 15% से 35% का मार्जिन एक आइडियल मार्जिन माना जाता है। तो मतलब हमारा ये उदाहरण एक हेल्दी बिजनेस का संकेत दे रहा है। कैलकुलेशन करना तो एक बात है, लेकिन अब हम उन आम गलतियों से बचना सीखेंगे जो अच्छे चलते हुए बिजनेस को भी डुबो देती हैं। एक जो सबसे बड़ी गलती होती है वो है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में कंफ्यूज हो जाना। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने की कॉस्ट घटाई जाती है, लेकिन नेट प्रॉफिट वो है असली कहानी। इसमें एड्स, शिपिंग, कमीशन, मतलब सारे के सारे खर्चे घटाए जाते हैं। और ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। अगर एक लंबा चलने वाला सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है तो फोकस हमेशा नेट प्रॉफिट पर ही होना चाहिए, क्योंकि असली कमाई वही है। तो फिर सवाल वही है, बिजनेस फेल क्यों होते हैं जब सेल्स तो अच्छी खासी हो रही होती है? सीधी सी बात है,
क्योंकि वो एड्स और रिटर्न्स जैसे खर्चों को तो गिनती में ही नहीं लाते। या फिर अपनी कीमतें डेटा देखकर नहीं, बल्कि बस अंदाजे से सेट कर देते हैं। अब एक और जरूरी कॉन्सेप्ट समझते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहां कमाई और खर्च दोनों बराबर हो जाते हैं। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस जोन। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एड्स पर 10,000 रुपए खर्च किए और हर प्रोडक्ट पर 250 रुपए का नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो कम से कम 40 प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे सिर्फ अपने एड्स का खर्चा निकालने के लिए। मतलब असली कमाई तो 41वीं सेल से शुरू होगी। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये सब हमें एक खास माइंडसेट की तरफ ले जाता है, स्मार्ट सेलर का माइंडसेट। और यकीन मानिए, प्रॉफिटेबिलिटी का असली रास्ता यही है। और ये लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। सेल्स बढ़ाना बेकार है अगर मार्जिन कंट्रोल में नहीं है। लाखों की सेल्स का क्या फायदा अगर हर सेल पर पैसा जेब से जा रहा हो? असली कंट्रोल मार्जिन पर होना चाहिए। तो अब सवाल खुद से पूछने का है, एक ऐसा बिजनेस बनाना है जो सिर्फ दिखने में बड़ा हो, या एक ऐसा बिजनेस जो असल में कमा रहा हो? ज्यादा सेल्स चाहिए या ज्यादा प्रॉफिट? क्योंकि आखिर में यही एक फैसला किसी भी बिजनेस का भविष्य तय करता है।